रजिस्टर्स अगर आपने कंबाइन करने हो किसी सर्किट में, तो 2 तरह से कंबाइन कर सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन देखिए ये होगी, ये मैंने एक सिंपल वायर ड्रॉ किया है, या ये रजिस्टर R1 होगा, रजिस्टर R2, रजिस्टर R3। रजिस्टर्स अगर आपने एक सीरीज़ में, एक लेंथ में कनेक्ट किए हैं, इसे सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। रजिस्टर्स कनेक्टेड इन वन लेंथ इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एट द एंड या बैटरी के टर्मिनल्स शो करेंगे। अगर आप रजिस्टर्स एंड टू एंड इस तरह कनेक्ट करेंगे, तो इस केस में करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ होगा, करंट एक ही पाथ से फ्लो करेगा, और हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होकर, डिवाइड होकर अलग अलग होगा। तो रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द कॉम्बिनेशन इन विच there is one path for current to flow, number one, and number two, potential difference across each resistor is different. So series combination की दो conditions क्या है? Series combination is the one in which there is one path for current to flow, in which there is one path for current to flow. और नंबर टू इसमें क्या होगा, हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। The potential different is different. The potential difference means V is different across each resistor, is different across each resistor. इस केस में जब आप तमाम रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट या टोटल मालूम करेंगे, तो आपके पास आंसर ये आएगा। इसे कहते हैं REQ। EQ स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंट। सबका के सम का जो कंबाइंड आंसर आएगा, इसे इक्विवेलेंट कहते हैं। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लाइक अगर आपने 3 रेजिस्टर्स कनेक्ट किए हैं, एक 3 ओहम है, एक 4 ओहम है और एक 5 ओहम है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 इज 12। तो आंसर आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 12 ओहम आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये कि कंबाइंड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल वैल्यू से ज़्यादा है। सो द इक्विवेलेंट resistance is equal to the sum of each individual resistance, is equal to the sum of all the individual resistances, all the individual resistances. अब अगर आप रेजिस्टर्स इस तरह से कनेक्ट कर लें, एक ये है रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, ये तीसरा रेजिस्टर, R1 R2 R3। अगर आप रेजिस्टर्स पैरेलल में इस तरह कनेक्ट कर लें, इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहले आप डायग्राम कंपेयर कर लें। यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक लाइन में कनेक्टेड हो। यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में करंट के फ्लो के लिए एक पाथ था, हर रेजिस्टर के अराउंड पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट के फ्लो के लिए पाथ्स डिफरेंट होंगे। नंबर वन, यहाँ पर करंट के फ्लो के लिए पाथ्स डिफरेंट होंगे। या करंट I1 पास होगा,
इस पाथ से I2 पास होगा, इस पाथ से I3 पास होगा। मगर इस केस में चूंकि दोनों कंबाइंड पॉइंट्स के दरमियान रजिस्टर्स कनेक्टेड है, लिहाजा हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस होगा, वही R2 के अक्रॉस होगा, वही R3 के अक्रॉस होगा। So parallel combination is the one in which there are many paths for current to flow and the potential difference across each resistor is the same. So आप कैसे लिखेंगे कि parallel combination is the one in which there are more than one path for current to flow. There are more than one paths for current to flow. Number one. Or number two, potential difference across each resistor is the same. Potential difference across each resistor is the same. इस केस में अगर R1 सपोज 3 ओहम है, R2 4 ओहम है, R3 5 ओहम है, आप अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो देखिए आंसर ही आएगा। इस केस में सॉल्व करने पर, क्योंकि हम सॉल्व डेरिवेशन के स्टेप्स डिस्कस नहीं करते एंट्री टेस्ट में, तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वेशन इस तरह से आएगी। तो आप कैसे लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of reciprocals of all the individual resistances. Something divided by 1 becomes reciprocal. So statement क्या होगी? The reciprocal of equivalent resistance, total resistance, is equal to the sum of reciprocals of individual resistances. Sum of reciprocals of individual resistances. इस केस में अगर आप इक्विवेलेंट मालूम कर ले, आगे हम न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन करेंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस हर इंडिविजुअल से कम आएगी। इसमें आंसर हर एक से कम आएगा। तो अगर आपने ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ानी है सर्किट में, तो रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट कर लें। अगर आपने ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करनी है तो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट कर लें। सो याद रखें कि इस केस में ओवरऑल रेजिस्टेंस कम आएगी। ये अप्लाई करेंगे हम गैल्वेनोमीटर में, एमीटर वगैरह में, जब आपने या रेजिस्टेंस बढ़ानी है या कम करनी है। सो आपने समरी याद रखनी है इस केस में कि द ओवरऑल resistance decreases in parallel combination. The overall resistance decreases in parallel combination, and the overall resistance increases in series combination. The overall resistance increases in series combination.
रेजिस्टिविटी क्या है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं और इस सिंबल से शो करते हैं। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं रो, इसे हम पढ़ते हैं रो। देखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप लेंथ बढ़ा दें, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दें, इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है लेंथ। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। सो सेकंड में आप क्या बढ़ा रहे हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों होगा? हम इसे इन्हीं डायग्राम से प्रूव करते हैं कि जहाँ पर लेंथ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स सफ़र मोर कोलिजन्स। जहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स सफ़र लेस कोलिजन्स। हम इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब फर्स्ट केस में, केस 1, केस 2, इसमें लेंथ ज़्यादा है, एक एंड से अगले एंड तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, दरमियान में एटम्स ज़्यादा है। इस केस में एंड टू एंड पहुंचने के लिए नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा होंगे, तो इस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब आप इसी को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर लें, इस तरह कॉम्पैक्ट कर लें कि लेंथ कम हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो जाए। अब इस केस में अगले एंड तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ कोलिजन्स कम होंगे, लिहाजा इस केस में रेजिस्टेंस कम होगी। तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है। R इज इक्वल टू, या कांस्टेंट लगेगा रो L/A। तो कांस्टेंट यहाँ पर हम क्या शो कर रहे हैं? रो। R हम लिखते हैं रेजिस्टेंस, रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। सो याद रखें, इसमें R शो कर रहा है रेजिस्टेंस, और जो रो है इट शोज रेजिस्टिविटी। Resistivity depends upon the nature of substance. Resistance depends upon length and area of cross section. Resistivity depends upon the nature of substance. ये एक फर्क आपने याद रखना है। Resistance depends upon dimensions of conductor. यानी resistance depends upon the area and length and area of conductor. Resistivity depends upon the nature of substance. The nature of conductor depends upon nature of conductor. रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब इसी इक्वेशन को या दोबारा लिख लेते हैं। R is equal to रो L/A। रो किसके इक्वल आ जाएगा? रो इज इक्वल टू RA/L। रो का यूनिट क्या होगा? R इज ओहम, A इज मीटर स्क्वायर, L इज मीटर। तो मीटर स्क्वायर मीटर से कैंसिल होगा, ये बन जाएगा ओहम मीटर। सो ओहम मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आप एरिया मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, लेंथ मीटर ले रहे हैं, अगर आप एरिया मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, लेंथ मीटर ले रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम सब्सटेंस का, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, मीटर स्क्वायर इनटू मीटर, मीटर क्यूब। तो आप ये कह सकते हैं कि एक क्यूबिक मीटर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी
उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एक क्यूबिक मीटर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी उसी को रेजिस्टिविटी कहते हैं। बुक में इस तरह डिफाइन किया है। एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, तो वॉल्यूम क्यूबिक मीटर होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ 1 cubic meter of a conductor is known as resistivity या specific resistance। कि बुक की वर्डिंग्स पर आप देखना, आपको शायद इस इक्वेशन से क्लियर हो जाए कि द रेजिस्टेंस ऑफ 1 cubic meter of a conductor is resistivity या specific resistance, is specific resistance or resistivity। See this concept again. What is resistivity या specific resistance? हमने कहा कि resistance length के directly proportional है, area of cross section के inversely proportional है। R is equal to rho L by A। Rho is resistivity, R is resistance। इसी resistivity ही को हम कहते हैं specific resistance। इसे इस equation से define किया, rho is equal to R A upon L। एक क्यूबिक मीटर कंडक्टर की रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसका यूनिट ओहम मीटर है। एक और टर्म है कंडक्टेंस, जिसे जी से शो करते हैं। कंडक्टेंस क्या होगा? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी कंडक्टेंस ज्यादा होगी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस। और यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, देखिए यहां से आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ओहम। 1 अपॉन ओहम को दो और नाम भी देते हैं, इसे मो भी लिखते हैं, मो। ओहम के स्पेलिंग को उल्टा लिख लें, MHO, मो। या इसे एक और नाम देते हैं सीमेन, इसे सीमेन प्रोनाउंस करते हैं। तो पर ओहम और मो और सीमेन ये यूनिट्स है कंडक्टेंस के। व्हाट इज कंडक्टिविटी? सिग्मा से शो करते हैं। दिस साइन इज रेड एज सिग्मा। सिग्मा क्या होगा, यानी कंडक्टिविटी क्या होगी? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। ये टर्म्स आपसे अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा मिक्स हो रहे होंगे, जब आप रिवाइज करेंगे आपके लिए इजी होंगे। एक है रेजिस्टेंस, उसका रेसिप्रोकल है कंडक्टेंस। एक है रेजिस्टिविटी, उसका रेसिप्रोकल है कंडक्टिविटी। हर एक के सिंबल्स डिफरेंट है। रेजिस्टेंस R, कंडक्टेंस G, resistivity rho, conductivity sigma। So the reciprocal of resistivity is conductivity। The reciprocal of resistivity is conductivity। Unit क्या होगा? What is unit of conductivity? Unit of conductivity, it is 1 upon resistivity का यूनिट क्या लिखा अभी आपने? पर ओहम लिखा। सॉरी, रेजिस्टिविटी का यूनिट ओहम मीटर लिखा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ओहम मीटर। या हम इसे इस तरह लिखते हैं, ओहम मीटर -1, ऊपर लिख ले तो -1। कैसे पढ़ते हैं? पर ओहम पर मीटर। हाउ डू वी रीड इट? पर ओहम पर मीटर, इस तरह से इसे पढ़ते हैं। तो ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का, मो या पर ओहम यूनिट है कंडक्टेंस का, ओहम मीटर यूनिट है रेजिस्टिविटी का, पर ओहम पर मीटर यूनिट है कंडक्टिविटी का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर का अगर आप टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान ग्राफ देखें, स्ट्रेट लाइन आएगी। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सिंपली
इसलिए कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स बढ़ जाते हैं एटम्स ऑफ कंडक्टर के साथ, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, हम दो कंडक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी। ए की ओरिजिनल रेजिस्टेंस यानी इनिशियल रेजिस्टेंस और बी की इनिशियल रेजिस्टेंस, सपोज ए की इनिशियल रेजिस्टेंस कम है 20 ओहम है, बी की इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा होने की वजह से 60 ओहम। तो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? अगर आप चेंज ऑफ रेजिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हो तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस नंबर 1 डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी टेम्परेचर चेंज करने पर उसके रेजिस्टेंस में चेंज उतना ही ज़्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर इनिशियल कंसिडर करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर तक 10 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में, आप टेम्परेचर बढ़ा ले 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर ले यहाँ पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर ले यहाँ पर, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी? ए की रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी या बी की? जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी। किसकी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है? बी की। So for the same change of temperature, resistance increases more in case of the one that has got more initial resistance. B has got more initial resistance, इसकी resistance में change ज़्यादा आएगा। तो change of resistance किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनिशियल रेजिस्टेंस के। नंबर 2, अगर आप सिर्फ एक कंसिडर कर लें इन दोनों में, आप सिर्फ बी कंसिडर कर लें, अब इस केस 1 में जबकि आप टेम्परेचर 10 से 50 कर रहे हैं, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी या उस वक्त ज़्यादा चेंज होगी जब आप टेम्परेचर 10 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। किस केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी? डेफिनेटली सेकंड केस में। तो चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर आप दो डिफरेंट कंडक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं ए एंड बी, तो रेजिस्टेंस में चेंज आना वो डिपेंड करेगा इनिशियल रेजिस्टेंस पे, अगर फॉर द सेम डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। मगर अगर आप एक ही कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं तब रेजिस्टेंस कब ज़्यादा चेंज होगी? जब टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा इस केस में। सो दो फैक्टर्स क्या हो गए? दो फैक्टर्स जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस हो गई और चेंज ऑफ टेम्परेचर। अभी आप इसे देखते जाइए, बार बार रिपीट होगा। देखिए, चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल टी। मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूँ इक्वेशन को, पर इसे रिवाइज करते हैं। डेल आर इज इक्वल टू, यहाँ पर अब एक कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट भी इसी सिंबल के साथ है, इसे लिखते हैं हम अल्फा। ये जो था ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन था, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो आर, डेल आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी। इस इक्वेशन में अल्फा क्या शो कर रहा है? अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आगे पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, पहले यही कंसेप्ट दोबारा मैं क्लियर करता हूँ। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें मैंने दो पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला पॉइंट ये था, आप दो कंडक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं ए एंड बी। ए की इनिशियल रेजिस्टेंस कम है 20 ओहम में, बी की ज़्यादा है 60 ओहम में। आप दोनों के लिए टेम्परेचर एक जैसा चेंज कर रहे हैं, 10 से 50 डिग्री सेल्सियस पर ला रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि किसका की रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी? उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सो फॉर द सेम डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर there is more change of resistance for the one with more initial value of resistance। तो जैसे ये पहला पॉइंट था, मैं इस पॉइंट को अलग से लिख लेता हूं कि for the same degree rise of temperature,
change in resistance is more for the conductor with more a higher value of initial resistance is more for the conductor with higher value of initial resistance. तो ये पॉइंट ये था, ये कहाँ से कहाँ तक अप्लाई हो रहा है, ये पॉइंट था। ठीक है, आपने ए और बी को कंसिडर किया, इनिशियल रेजिस्टेंस बी की ज़्यादा है, आप टेम्परेचर एक जैसा चेंज कर रहे हैं, सेम डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, तो किसकी रेजिस्टेंस में चेंज ज़्यादा आएगा, जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, बी की रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज आएगा। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हम सिर्फ बी को कंसिडर कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में आप सिर्फ बी को कैसे कंसिडर कर रहे हैं, अब मैं सिर्फ बी का ये पार्ट कंसिडर करता हूँ। सेकेंड पार्ट देखिए सिर्फ ये है, just let me second part is this one. Just considering this case, अब सिर्फ बी को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर 10 से 50 कर ले तब चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, या जब आप टेम्परेचर 10 से 90 कर ले तब चेंज ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इस केस में ज़्यादा चेंज आएगा जब आप टेम्परेचर ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। सो सेकेंड पार्ट क्या होगा कि फॉर द सेम कंडक्टर there is more change in resistance, there is more change in resistance if for the higher value of change in temperature, for the higher value of change in temperature. सो दो फैक्टर्स हो गए। अगर आप दो कंडक्टर्स कंपेयर करते हैं ए एंड बी और सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर आप ले आते हैं 10 से 50 कर लेते हैं, तो किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी, उसकी जिसकी इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर आप एक ही कंडक्टर कंसिडर कर ले, लाइक सिर्फ बी कंसिडर कर रहे हैं, और एक केस में आप इसका टेम्परेचर 10 से 50 करते हैं, अगले में 10 से 90 करते हैं, तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगी जब टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर चेंज सॉरी रेजिस्टेंस चेंज दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, आर नॉट इज इनिशियल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और डिपेंड्स अपॉन चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने इन दो फैक्टर्स को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाई, डेल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल टी। आप जब ये कांस्टेंट लगा हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, तो जो कांस्टेंट लगेगा उसे हम अल्फा लिख रहे हैं, अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप इस इक्वेशन को देख लीजिए, इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूं, इसमें अल्फा क्या शो कर रहा है, temperature coefficient of resistivity and temperature coefficient of resistance. इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, डेल आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल टी। इसमें अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा किसके इक्वल आएगा, अल्फा इज इक्वल टू डेल आर अपॉन आर नॉट
डेल टी। इसे कैसे डिफाइन करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को? देखिए चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। आप कैसे डिफाइन करते हैं इसे? इट इज चेंज इन रेजिस्टेंस per unit initial resistance R naught per unit initial resistance per degree rise of temperature per degree rise of temperature. So अल्फा का यूनिट क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर आर का यूनिट ओहम है, नीचे आर नॉट का यूनिट ओहम है, नीचे टेम्परेचर केल्विन है, तो ओहम ओहम से कैंसिल होगा, यूनिट बन जाएगा 1 अपॉन केल्विन, पर केल्विन इसे हम पढ़ते हैं, इट इज रेड एज पर केल्विन। एक और टर्म है जिसमें ये बात रिपीट होगी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। आप इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में जिसे मैं ग्रीन से इंसर्कल कर रहा हूं, इस इक्वेशन में आप आर को रो से रिप्लेस कर लें, डेल आर के बजाय डेल रो लिख लें, आर नॉट के बजाय रो नॉट लिख लें, तो सेम इक्वेशन बाकी आप लिख लें, अल्फा इक्वल टू डेल आर, सो डेल रो अपॉन रो नॉट डेल टी। आपने देखिए इक्वेशन यहाँ से पिक की है, इक्वेशन थी डेल आर अपॉन आर इंटू डेल टी। यहाँ से ये इक्वेशन कैसे पिक की? आपने आर को बस रो से रिप्लेस किया। अब इस रो को, इस अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, और इसको हम क्या रहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वह वर्ड रेजिस्टेंस यूज हो रहा था या रेजिस्टिविटी का यूज होगा? इसे कैसे डिफाइन करते? सेम डेफिनेशन बनेगी, इट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। यूनिट क्या होगा? सेम, पर केल्विन। तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टिविटी पर यूनिट इनिशियल resistivity per degree rise of temperature, per degree rise of temperature। और यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ अल्फा इन दिस केस अगेन पर केल्विन होगा, रो और रो नॉट के यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो पर केल्विन आ जाएगा। तो स्लाइटली मिक्स होने वाले टर्म्स हैं, कंफ्यूजन थोड़ी आपको होगी, खासतौर पर जिस पॉइंट में कंफ्यूजन ज़्यादा है वो मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट करके अलग अलग एक्सप्लेन किया, तो आप इसे देख लीजिए, 3-4 बार पढ़ने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद ये बात इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। सो दिस वाज फिजिक्स सेकेंड ईयर फॉर टुडे। नाउ जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आई विल बी प्लेइंग वीडियो।